हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर इस सीरीज का 7th एपिसोड। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यांग काई उन विलेजर्स को बचाने के लिए केव के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर देखने को मिला था, जिसे वो बड़ी ही चालाकी से अपने दिमाग का यूज करते हुए हरा देता है। पर वो रिलैक्स होकर उस बच्चे को बचा पाता उससे पहले ही उसकी फीमेल पार्टनर भी आकर उस पर अटैक कर देती है। उसने तो ऑलमोस्ट यांग काई को अपने कब्जे में ले ही लिया था, साथ ही वो उसकी छाती पे अपना नुकीला डंक भी घुसा देती है। पर यांग काई बड़ी ही चालाकी से अपनी पावर और स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसे भी जान से मार देता है। अब उन विलेजर्स की हेल्प करने के बाद जब वो अपने घर लौटा था तो उसे कुछ अजीब से स्टूडेंट नजर आते हैं जो मशाल लेकर उसके घर के आगे खड़े थे। उसे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये दिन की रोशनी में मशाल का क्या करेंगे, पर हमें इस चीज का जवाब इस पार्ट की स्टार्टिंग में मिल जाता है। जब कहानी जाती है थोड़ी सी पीछे, जब इस चीज की शुरुआत हुई थी, हम देखते हैं यांग काई की मौजूदगी में वो सीनियर जिसे यांग ने 2 बार सबक सिखाया था, वो अपने कुछ गुंडों के साथ उसके घर के बाहर आ पहुंचता है। जनाब के नखरे तो 7वें आसमान पे थे। वहां पहुंचने के बाद वो कह रहा था कि कितनी गंदी बदबू आ रही है, वो डिस्गस्टिंग पर्सन कितनी गंदी जगह पर रहता है। तभी उसका साथी उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रहा था कि सीनियर, असल में यांग काई नाम का ये स्टूडेंट ट्रायल डिसाइबल है, इसलिए उसे सेक्ट से बाहर रहना पड़ता है और इसके अलावा अपना खाना, कपड़ा, मकान, यहाँ तक कि कल्टीवेशन के लिए हर्ब्स भी उसे खुद ही जुगाड़ करने पड़ते हैं। सेक्ट की तरफ से उसे कुछ भी नहीं मिलता। सेक्ट से बाहर निकाले जाने के बाद उसने अपना मकान यहाँ पे खुद बनाया है, इसीलिए इतनी गंदी बदबू आ रही होगी। ये सुनकर वो सीनियर कह रहा था कि इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि बेचारे की हालत तो पहले से ही बहुत खराब है। उस पर उसका साथी उसे और भी ज्यादा अपडेट देते हुए कहता है कि आपको पता है सीनियर, हर 5 दिन में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट उसे पीट कर अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर लेता है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी फाइट जाओ नाम के एक डिसाइपल से हुई थी। शायद अभी तक वो इसकी इंजरी से हिल नहीं कर पाया, इसलिए अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा होगा। ये सुनकर तो वो घमंडी इंसान कह रहा था कि चलो, मेरे दिल को थोड़ा तो सुकून मिला ये सब सुनकर, लेकिन अभी भी मैं इसे माफ नहीं करने वाला। इसने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तो इसे लिंक शॉप पवेलियन से बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे भी सेक्ट को इसकी कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ते हुए जोर जोर से यांग काई को आवाज देने लगा था। वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारे घर के साथ तुम्हें भी क्रश करके रख दूंगा। पर यांग तो अंदर था ही नहीं, रिस्पॉन्स कैसे करता। उस पर तो इस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो अपने धमकी के मीटर को हाई करते हुए कह रहा था कि तूने मेरी बातें नहीं सुनी क्या? लगता है तेरे कानों में मेरी आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बाहर आ वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर अभी उसे कोई रिस्पॉन्स सुनने को नहीं मिलता, तो वो बड़े एटीट्यूड में अपने साथी को कह रहा था कि अंदर जाकर चेक करके आओ। वो भी बड़े चौड़ चौड़ में आगे बढ़ते हुए रूम चेक करने लगता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर आकर लगा था। ये देखकर सीनियर सुमो भी लाए कि दरवाजे को एटीट्यूड नहीं दिखाना। अंदर से चेक करने के बाद वो बंदा बताता है कि बॉस, अंदर तो कोई भी नहीं है, हाँ बस थोड़ी सी धूल पड़ी हुई है। ये सुनने के बाद तो सीनियर चिढ़ते हुए कह रहा था कि मैं धूल का क्या करूंगा। वही बच्चे आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं कि लगता है उसे पहले ही पता लग गया कि सीनियर सुमो उसे सबक सिखाने वाले हैं, इसलिए तो मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा। लगता है वो डर के मारे सेक्ट छोड़कर भाग गया। वैसे भी उसने हमारे सीनियर सुमो से पंगा लिया है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटने वाला था। आखिर उसकी हिम्मत हुई कैसे हमारे इतने फेमस सीनियर सुमो की इंसल्ट करने की? उसे पता नहीं कि वो ग्रैंडसन है 3rd एल्डर के। वैसे तो वो बच्चे अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे सुमो को सर पे चढ़ाने की, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो उसे इंसल्टिंग फील होने लगता है। वो उन्हें डांट कर चुप कराते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे कुछ सोचता नहीं है, तो वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से एक मशाल का इंतजाम करो, मैं इसके घर को आग लगा दूंगा। ये सुनकर तो बाकी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सीनियर, अगर आप यहाँ पर आग लगाएंगे तो फिर अगर सेक्ट से कोई एल्डर आया तो हम क्या कहेंगे? इस पर तो उस घमंडी इंसान का कहना था कि डोंट वरी, वैसे भी ये चीजें सेक्ट के अंदर नहीं आती और ये घर भी सूखी लकड़ियों से बना है। अगर आग लग गई है तो हम बता देंगे कि हमने थोड़ी ना लगाई है, क्या पता वो खुद ही अपने घर में जलती मशाल छोड़ गया हो। हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। अब उसकी ये बात सुनने के बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए वो फटाफट से मशाल लाकर उसके हाथ में रख देते हैं और वो यांग काई से बदला लेने के बारे में सोच सोच कर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यही वो सीन है जब यांग काई ने इस बच्चे को मशाल लेकर दिन में उसके घर के आगे खड़ा देखा था। यहाँ ये सीनियर सुमो कहता है कि यांग काई, मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करना, मैं तुम्हारा घर चलाने वाला हूँ। कि तभी अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। यांग काई बिना उस बंदे की तरफ देखकर जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसके घर को आग लगाने जा रहा हूँ? ये बोलने के बाद वो जैसे ही राइट टर्न करता है ना, अपने पास खड़े हुए यांग को देखने के बाद वो इतनी जोर से चौंक गया था जैसे कि उसने रात में भूत देख लिया हो।
यांग भी लाइक किसे ढूंढ रहे थे। वो कहता है कि तुझे कहा था तू। वो तो बड़े ही इनोसेंट तरीके से जवाब देते हुए कह रहा था कि सामान लेने गया था, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। सामने से इस घमंडी इंसान का कहना था, तो क्या तुझे क्या लगा हम तेरा हालचाल पूछने यहाँ पर आए हैं, वो भी ये मशाल लेकर। सबसे पहले तो यांग उसके हाथ से वो मशाल छीनकर बुझाते हुए कहता है, भाई साहब अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम मेरे घर को क्यों जला रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझसे बदला लो बस। फिर क्या था, ये बंदा फटाफट से बॉक्सिंग स्टाइल में रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए कि ठीक है तुझसे बदला ले लेते हैं। यांग उसको रोकते हुए कह रहा था कि एक मिनट, मैं अपना कुछ सामान रखना भूल गया हूँ, पहले वो रख के आता हूँ। ये बोलने के बाद वो सीनियर को कुछ बोलने का मौका नहीं देता, सीधा अंदर जाकर सामान रख लेता है। यहाँ उस सीनियर सूमो के चमचे कह रहे थे कि बॉस ये तो खुलेआम आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको इंतजार करा के खुद सामान रखने चला गया। यांग के वापस आने के बाद तक तो सूमो अपना डायलॉग ही भूल गया था जो उसे डराने के लिए बोलने वाला था। उसका चमचा उसे याद दिलाता है तो वो बड़े चौड़ में कह रहा था कि ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। यांग क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मुझे ये बताओ कि थर्ड एल्डर के ग्रैंडसन होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम मेरा घर चलाने आए हो। मुझे अभी तक तुमने रीजन तो बताया ही नहीं, फाइट कैसे करेंगे। सोमो कहता है कि तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना, तुम्हें पता है मैं उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने गया था, वो लड़की मुझसे कितना प्यार करती है, तुमने तो प्यार करने वालों को अलग किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। यांग थोड़ा सा सोचते हुए कह रहा था कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है, ऐसा तुम्हें कैसे लगा। सोमो तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए कह रहा था क्योंकि मैं जब भी उसकी दुकान पे जाता हूँ वो मुझे प्यार से भैया बुलाती है। यांग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर शायद आपने उस लड़की को गलत समझ लिया, वो हर किसी को भैया ही कहती है। पहले तो सोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर वो बड़े ध्यान से यांग की बात सुनने लगता है जो कि कहता है, जरा ध्यान से सोचो, एक लड़के के लिए तुम एक छोटे मोटे डिसाइपल के घर चलाने को आए हो, अगर बाकी सारे एल्डर्स को पता लगा और सेक्ट में ये बात फैली तो सोचो तुम्हारे ग्रैंडफादर की कितनी बेइज्जती होगी, आखिर तुम्हारी भी तो कोई रेपुटेशन है ना। ये सुनने के बाद तो सोमो भी सोच में पड़ गया था। तभी उसका चमचा आकर समझाता है कि सीनियर इस लड़के की बातों में मत आना, ये अपनी तेज जबान से हर किसी को बेवकूफ बना देता है, बस इतना याद रखो कि आप गुस्से में हो और आप बदला लेने आए हो। ये सुनने के बाद तो सोमो का जोश फिर से जाग गया था। वो कहता है कि यांग काई अपनी बकवास बंद करो, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो वरना तो मैं तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दूंगा कि तुम दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। उसकी धमकी सुनने के बाद यांग कह रहा था कि क्या आप मुझसे फाइट करने वाले हैं। वो तो हंसते हुए कह रहा था कि अपना लेवल देखा है, तू मेरे लायक है फाइट करने के, मैं 9th लेवल पर हूँ बॉडी टेम्पररिंग रियाल्म के। सेक्ट रूल के हिसाब से आप सिर्फ अपने ओपोनेंट से 3 लेवल ऊपर या 3 लेवल नीचे होने चाहिए, उससे ज्यादा हुए तो फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और दोनों को सजा मिलेगी। ये रूल याद आते ही यांग कहता है, तो फिर कौन लड़ेगा मुझसे। सीनियर सोमो तो उसे ऐसे प्रेजेंट करे थे जैसे कि वो कोई खिलौना हो कि ये रहा तुम्हारे सामने 3rd लेवल का यांग काई, जिसको भी इसके साथ फाइट करनी है वो सामने आ जाए। बस फिर क्या, जो इतने दिनों से यांग के साथ फाइट करने के लिए मरा जा रहा था वो सामने आ जाता है। इस सीनियर का नाम जांग हू है जो यांग के सामने आते हुए उसे धमकी देकर कहता है कि याद रख आज तुझे कौन पीटने वाला है, मेरा नाम जांग हू है, समझ आया। एक पल को तो यांग के पसीने छूट जाते हैं, वो कहता है कि हाँ नोट कर लिया। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आते हैं, यहाँ सीनियर सुमो को तो लग रहा था कि आज जांग इसकी चटनी बना देगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो सीनियर भी वहाँ आ गई थी जो इन दोनों की फाइट को नोट कर लेती है। उसके हिसाब से अभी भी हमारा यांग 3rd लेवल पर है। इधर फाइट करने से पहले वो सीनियर जांग कह रहा था कि मैं तुझसे सीनियर हूँ, इसलिए जूनियर होने के नाते मैं तुझे स्टार्टिंग के 3 मूव्स देता हूँ, अगर तू जीत सकता है तो जीत ले। यांग भी लाई एक बार फिर सोच लीजिए भैया। वो तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि 3 मूव्स में तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वैसे भी तू एक जूनियर है तो तेरे लिए 3 मूव्स तो चलते हैं। बस फिर क्या था, यांग भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है। जांग को तो लग रहा था कि उसे कुछ नहीं होगा लेकिन एक ही पंच में उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। दूसरे पंच में तो वो हवा में लटक जाता है। किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तीसरा हिट पड़ते ही तो बेचारा जमीन पर गिर गया था और देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी आत्मा ने उसकी बॉडी ही छोड़ दी। बेचारा सोमो जो ये सोच रहा था कि ये उसकी चटनी बना देगा, यांग ने तो इसका भरता बना दिया। दूसरी तरफ हमें एक और रिएक्शन देखने को मिलता है। बेचारी वो सीनियर यांग की ये फाइट देखने के बाद पेड़ से नीचे ही गिर गई थी।
इतनी जोर से झटका खाने के बाद वो कहती है कि सारी गलती उस यांग की है, उसने मुझे इतना चौंका दिया। पर फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिनों पहले तो इसकी पावर बहुत कम थी, अचानक से कैसे बढ़ गई। इसका एटीट्यूड और मूव्स देख के तो लगता है जैसे कि ये 5th लेवल पर पहुंच गया हो, लेकिन इतनी जल्दी। यांग को भी अपनी पावर थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी महसूस हो रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उस तरफ देखने पर उसे कोई नहीं मिलता। यांग इधर अपने ही ख्यालों में गुम हो गया था कि इसे प्रैक्टिस करके और भी स्ट्रांग होना होगा, इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है यहाँ के डिसाइपल से फाइट करने के लिए। तभी दूर से उस सीनियर को कुछ मिलता नहीं है, तो वो यांग से कह रहा था कि तुमने चीटिंग की, तुमने इसे 3 से ज्यादा मुक्के मारे हैं, इसी वजह से ये गिर गया। बेचारा यांग अब इस बात पर क्या कहता। तभी सोमू का चमचा कहता है कि बॉस, मुझे तो लगता है कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, ये 3rd लेवल से ऊपर उठ गया होगा और अभी हमें किसी ने बताया नहीं, शायद इसी वजह से बेचारा जांग हो बलि का बकरा बन गया। सोमू को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ एक ही फाइट होनी थी जो कि हो गई। इसलिए वो यांग को धमकी देते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम तुझे मैं देख लूंगा। यांग तो बड़े मजे से अपने रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो कि बड़े ही धीरे धीरे यांग के रूम में ताका झाकी करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक उसके रूम को देखने के बाद जब उसे यांग नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए बैक साइड पहुंच जाती है, जहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे तो लगा कि शायद यांग मुसीबत में होगा, लेकिन जाकर देखती है कि वो तो बड़े मजे से नहा रहा है। उसकी ये हॉट हॉट बॉडी देखने के बाद तो वो शर्म से लाल पीली हो चुकी थी। पेड़ के पीछे छुपते हुए कहती है कि बेशरम, दिन दहाड़े कौन नहाता है ऐसे कपड़े उतार के। लेकिन फिर ठरकियों की तरह उसे आंखें सेक सेक के ताड़ भी रही थी। इधर यांग जो अपनी बॉडी में मौजूद स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा खुश था, वो तो वहाँ पानी में मछली पकड़ने गया था, जिसे देखकर तो ये फिर से लाल पीली हो जाती है और जल्दबाजी में वहाँ पर मौजूद एक लकड़ी को भी तोड़ चुकी थी, जिसके शोर से यांग को भी पता लग जाता है कि कोई तो मौजूद है पेड़ के पीछे। पर जाकर देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। नहाने के बाद अपने कपड़े पहनते हुए यांग को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो ये हर्ब्स ले जाकर मिस्टर मैंग को सेल करे। ये ख्याल आते ही तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर मिस्टर मैंग के पास पहुंच गया था, जो कि एज यूजुअल सो रहे थे। यांग तो जाते ही अपनी पोटली फेंक कर उन्हें डरा देता है। बेचारे की जान निकलने ही वाली थी। वो तो यांग को डांटते हुए कह रहा था कि क्या कर रहे हो, अभी मैं कितना डर गया था पता है। तभी उन्हें यांग का रवैया थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा था, पर वो इस बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है कि जल्दी से चेक कीजिए, देखिए मैंने कितने सारे हर्ब्स कलेक्ट किए हैं। इन हर्ब्स को कलेक्ट करने की वजह से तो मेरी जान रिस्क में आ गई थी। उन हर्ब्स को देखते हुए मिस्टर मैंग कहते हैं कि वैसे तो ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हर्ब्स हैं। अगर मैं 4 लोग भी भेजता तो भी वो इतनी जल्दी इतने सारे नहीं कलेक्ट कर पाते। पर वो ये बातें अपने मन में बोल रहे थे, ना कि यांग को सुनाकर। यांग से तो वो कहते हैं कि कितने कम लेवल की जड़ी बूटियां लेकर आए हो, वो भी इतने कम। इतनी लो क्वालिटी के हर्ब्स लाने पर तो मैं तुम्हें 2 के बदले 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दूंगा। सारे हर्ब्स को गिनने के बाद हमारे यांग के टोटल 16 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनते हैं। मिस्टर मैंग यांग से कह रहे थे कि देखो, मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें हाथों में तो नहीं दे सकता, इसलिए जो भी हर्ब्स खरीदना है वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी अचानक से मिस्टर मैंग नोटिस करते हैं कि यांग अपने चारों तरफ देख रहा है, जैसे कि वो कोई खुफिया चीज निकालने वाला हो। और फिर वो अपने पास से उसी केव से लाया हुआ मशरूम निकाल कर दिखाता है कि देखिए मुझे कितनी रेयर जड़ी बूटी मिली। इस हर्ब्स को देखने के बाद तो मिस्टर मैंग के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने आज से पहले इतनी हाई ग्रेड की मेडिसिन देखी ही नहीं थी। वो तो यांग से पूछ रहे थे कि कहाँ से लाए इसे। वो तो बहुत खुश होकर बताता है कि केव से। पता है उसके अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी था, मैंने मारा उसे जान से, इसलिए जल्दी से बताओ कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट पड़ेगा। मिस्टर मैंग ये देखकर मौके का फायदा उठाते हुए कह रहे थे कि तुम ये हर्ब्स लेकर आए हो, ये बहुत लो क्वालिटी की है। ऑल्दो उन्हें अंदर से पता था कि ये बहुत हाई ग्रेड का हर्ब्स है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन उन्हें यांग को ज्यादा पैसा देना नहीं है ना, इसलिए वो कहते हैं कि इसके बस 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनेंगे। यांग तो कह रहा था कि मिस्टर मैंग, पक्का आपने ध्यान से मेडिसिन की बुक अच्छे से पढ़ी थी ना। वो तो कह रहे थे कि हाँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी भर लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ अभी जो हर्ब्स हमारे यांग ने सेल की थी वो उसी में से 10-10 हर्ब्स मांग रहा था। मिस्टर मैंग तो कह रहे थे कि ऐसे तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट और ऐड करने होंगे। यहाँ कहता है कि अभी तो आपने मुझे 2 हर्ब्स के बदले कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिया, फिर आपको ज्यादा क्यों लेना है। मिस्टर मैंग भी लाइक सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस दोनों डिफरेंट होते हैं ना। यांग को तो अब इस भेदभाव पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
मिस्टर मैंग तो यांग का गुस्सा देखने के बाद कहते हैं कि तुम अपने मास्टर पे शक कर रहे हो, ये सेट के प्राइस हैं, मैंने कुछ नहीं किया। यांग भी लाइक शक्ल से तो देखकर मास्टर लगते नहीं, और वैसे भी ये प्राइस आपने खुद से बढ़ाया, मुझे पता है। मिस्टर मैंग तो यांग के ऊपर चढ़ते हुए कह रहे थे कि तुम्हें पता है इस सेट में पूरे 30,000 डिसाइबल हैं, तो प्राइस ऐसे रखे गए हैं ताकि सब खरीद पाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने हिसाब से प्राइस आगे पीछे कर देता हूँ? इस सेट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे यहीं से आते हैं, इसलिए इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। बेचारे यांग को ना चाहते हुए भी वो मेडिसिन लेकर वहाँ से जाना पड़ता है जाते वो सीनियर उससे टकराने वाली थी। यहाँ यांग मिस्टर मैंग को ऑफेंड करके गया था। वो कहता है कि अपने रूम की सफाई आप खुद कर लेना, मैं नहीं करूंगा। वो तो उसके पीछे दौड़ रहे थे। सीनियर जो कि यांग को देखकर उनकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, वो बस उसे देखे ही जा रही थी। मिस्टर मैंग उसे होश में लेकर आते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि इन सीनियर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो कि अब मिस्टर मैंग से अपनी बॉडी को हील करने के लिए काफी सारी मेडिसिन लेने वाली हैं। इधर दूसरी तरफ यांग को दिखाते हैं जो सारे हर्ब्स लाने के बाद जैसा बुक में लिखा था वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस हर्ब्स की क्वालिटी को एब्जॉर्व कर रहा था। उसे उस हर्ब्स की स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी कि तभी अचानक से उसकी बॉडी में वो पॉइजन फैलने लगता है। थोड़े से ही कदम को चलने के बाद उसकी बॉडी जमीन पर गिर चुकी थी क्योंकि उसने अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर लिया था। ये महसूस होते ही कि उसकी बॉडी में शायद पॉइजन चला गया है, यांग घबरा जाता है, लेकिन तभी धीरे धीरे उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने पास मौजूद उसी बुक को ओपन करके देखता है। उस बुक में लिखा हुआ था कि उसे धीरे धीरे इस हर्ब्स की पावर को एब्जॉर्व करते हुए कल्टीवेशन करना होगा। तो वो धीरे धीरे ऐसा ही करता है। ऐसा करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से इंक्रीज होती जा रही थी और देखते ही देखते वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। पॉइजन की वजह से उसे पेन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन इसे फील करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ भी तेजी से इम्प्रूव हो रही थी। यांग के ब्रेक थ्रू के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ये भी बता देना कि नेक्स्ट पार्ट इसका इवनिंग में चाहिए या फिर कल मॉर्निंग में।